क्या होगा जब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण यूनिवर्स का स्पेस टाइम ही ग्लिच करने लगता है। दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें की फिजिक्स के नियम तक अलाउ नहीं करते। प्लेन्स का आसमान से ही टेलीपोर्ट हो जाना, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स का दूसरे डायमेंशंस में चले जाना। अब इन सब की मिस्ट्री क्या है और क्या कुछ रिसर्चर्स का एक ग्रुप मल्टीवर्स से लेकर टाइम ट्रेवल तक इस उलझी हुई पहेली को सुलझा भी पाएंगे। चलिए शुरू से जानते हैं आज की हमारी लेटेस्ट साईफाई एडवेंचर सीरीज में। कहानी की शुरुआत एना नाम की एक ईमानदार न्यूज रिपोर्टर से होती है, जो कि अभी एक करप्ट प्राइवेट कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करने उनकी सीक्रेट फैसिलिटी में आई थी। हालांकि अब सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद कुछ गार्ड्स ने उसे नोटिस कर लिया, जिसके बाद एना अपनी गाड़ी में सारे सबूतों के साथ वापस भागने लगी। इसी बीच उन लोगों से बचते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन एना फाइनली सारे एविडेंसेस के साथ अपने ऑफिस में पहुंच ही गई। अब उसे लग रहा था कि अब वो फाइनली उस कंपनी को बंद करवा पाएगी। सारे सबूत तो अब वैसे भी उसके पास हैं, लेकिन तभी उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उसके एडिटर ने ही उसकी न्यूज को टीवी पर चलाने से मना कर दिया। वो रिवील करता है कि उस कंपनी का ओनर सरकार में बहुत बड़ी पोजीशन पर है, सो अगर उन्होंने उस कंपनी को टारगेट किया तो वो उनके टीवी न्यूज चैनल को ही बंद करवा देंगे। वे अब कुछ नहीं कर सकते और एना अब इस केस को भुलाकर किसी और न्यूज पर काम करे। हालांकि एना ऐसे झुक नहीं सकती और वो अब अपनी कंपनी से ही रेजिग्नेशन दे देती है कि अब ऑफिस के बाहर निकलते हुए एना को एक अमीर आदमी अपने लिए काम करने का ऑफर करता है। उसके अनुसार उसका ये केस अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, सो एना सब कुछ छोड़कर उसके लिए इस केस को सोल्व करे। इसके बाद दोनों अब एक कॉफी शॉप पर बैठकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं। इस अमीर आदमी ने अपना नाम जेसन बताया और वो एक स्पेशल सर्विस एजेंसी में मेंबर है। जेसन अब अपने केस के बारे में रिवील करता है कि कैसे आज से 27 साल पहले यानी कि साल 1998 में फ्लाइट नंबर 218 एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो करी थी, मगर वो रास्ते में ही कहीं मिसिंग हो गई। उसके बाद कभी किसी को पता नहीं चला कि वो फ्लाइट कहाँ गई, ना ही सरकार को उसके क्रैश होने का सबूत मिला। लेकिन कल यानी कि पूरे 27 साल के बाद एक औरत को उसके पति का फोन आया। उसका वही पति जो कि 27 साल पहले मिसिंग हो चुकी फ्लाइट का एक पैसेंजर था, और तभी सरकार को पता चला कि वही 218 नंबर फ्लाइट उन्हें एक खाली एरिया में खड़ी हुई मिली है। लेकिन अब 27 साल के बाद फ्लाइट पहले जैसी हालत में थी, लेकिन अब पूरे 27 साल के बाद वो प्लेन पहले जैसी हालत में होने के बावजूद उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं है। वे लोग तो साल 1998 में ही प्लेन के साथ मिसिंग हो गए थे। तो अब एना को जेसन के लिए ये फ्लाइट नंबर 218 वाला केस सुलझाना होगा। वो इसके बदले में वादा भी करता है कि अगर उसने उसका ये काम कर दिया तो उसकी एजेंसी इंटरवीन करके उस करप्ट कंपनी को बंद करवा देगी और एना को उसके न्यूज चैनल का ओनर बना देगी। जेसन इसके बाद ये भी रिवील करता है कि उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट उसकी माँ ने ही लिखी थी। एना की माँ जो कि उस हादसे के बाद से एक पागल खाने में बंद है, यानी कि ये केस एना से पर्सनली जुड़ा है और वो इसके लिए सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है। एना अब घर जाकर इसी फ्लाइट की सारी न्यूज पढ़ने लगी। जैसे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। किसी के अनुसार फ्लाइट को किन्हीं एलियंस ने अबडक्ट कर लिया होगा, तो किसी के अनुसार वो प्लेन टाइम ट्रेवल कर गया। एना अब अपनी माँ से मिलने उसके हॉस्पिटल में गई, लेकिन वो पिछले 27 सालों की तरह आज भी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो तो लगातार एक खास सिंबल बनाए जा रही थी, सेम वही सिंबल जो कि 1998 वाली फ्लाइट के पेपर्स पर भी था। यानी कि तब कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने कि उसकी माँ की जिंदगी बदल दी। सो एना अब जेसन के पास फोन कर इस केस पर काम करने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन इसके बदले में उसे इस केस को सोल्व करने के लिए अपनी 2 और लोगों की टीम चाहिए जो कि उसके दोस्त होंगे। एना अब सबसे पहले सैम के पास गई, जो कि पहले भी उसके साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर चुका है। इसके बाद वो अपने दूसरे दोस्त विकी के पास गई, जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स में बड़ा रिसर्चर रह चुका है, और चूंकि उस फ्लाइट इंसिडेंट में साइंस इन्वॉल्व हो सकती है तो प्रोफेसर विकी उसके बहुत काम आएगा। सो एना और सैम अब दोनों एक साथ जल्दी से उसी औरत के घर जाकर जांच शुरू करते हैं, जिसके पास 27 सालों के बाद उसके पति का कॉल आया था। उसने रिवील किया कि उसका पति फोन पर बहुत घबराया हुआ था कि प्लेन से नीचे उतरने के बाद उसके आसपास का सब कुछ बदल गया, मानो ये उसकी दुनिया ही ना हो। और जब तक वो अपने पति से ये पूछ पाती कि उनकी फ्लाइट 27 सालों से कहाँ थी, तब तक उसका फोन ही कट गया। सो एना और सैम अब उसी प्लेन वाली साइट पर जाते हैं, जहाँ की वो 1998 वाला प्लेन अब तक नए जैसा था, मानो वो कुछ ही घंटों पहले यहाँ आया हो। यहाँ साइट पर पहले से मौजूद जेसन एना को सारी जानकारियाँ देने लगता है, कैसे प्लेन के मिलने के बावजूद उन्हें इसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं मिला, लेकिन किसी स्पेस टाइम एनोमली के खतरे से बचने के लिए
उन्हें प्रोटेक्टिव सूट पहनकर प्लेन के अंदर जाना होगा। यहाँ अंदर सब कुछ नॉर्मल ही था, सारा सामान ऐसे रखा था मानो पैसेंजर्स एक झटके में गायब हो गए हों और उनकी चीजें पीछे वैसे ही छूट गई। वहीं 27 साल गुजरने के बावजूद कुछ भी पुराना नहीं हुआ। अब ऐना को लगता है कि ये तो कोई टाइम ट्रेवल का केस होगा। शायद से 1998 में इस फ्लाइट के उड़ते ही कोई स्पेस टाइम में रिफ्ट पैदा हुई होगी, जिससे ये प्लेन अब 2025 में टाइम ट्रेवल कर गया। लेकिन फिर इसके अंदर के पैसेंजर्स कहाँ गए? सवाल अब हर गुजरते समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। ऐना अब पैसेंजर्स की लिस्ट से लेकर सीट्स तक सब कुछ शुरू से जांचने लगती है और उसे एक जानकारी हाथ लगी। कैसे प्लेन के पीछे वाली 5 सीट्स पर सामान तो वैसे का वैसे मिला, लेकिन वे 5 पैसेंजर्स उस प्लेन में नहीं थे। ये सब इन डॉक्यूमेंट्स में भी टिक किया गया है। सो ऐना अब उन्हीं 5 पैसेंजर्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए फ्लाइट कंपनी के आर्काइव रूम में जाती है, क्योंकि उस वक्त तक सारे रिकॉर्ड्स हाथ से ही डॉक्यूमेंट किए जाते थे। जल्दी ऐना को वे 5 नाम मिल भी गए, तो अब उन्हें उन 5 लोगों की जानकारी निकालनी होगी। वही जेसन ने उन्हें अब तक प्लेन के कॉकपिट से पायलट्स की रिकॉर्डिंग भी भेज दी, जो कि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग वे अब तक रिकवर कर पाए हैं, क्योंकि इतनी दिनों बाद मिलने से प्लेन का डेटा करप्ट हो गया। सो उनके इंजीनियर्स द्वारा इस डेटा को आराम से रिकवर किया जा रहा है। यहाँ शुरू में उन्हें सिर्फ कुछ ही लाइन सुनने मिली, जिसमें कि प्लेन उड़ने के 25 मिनट के बाद ही पायलट ने रिपोर्ट की कि अचानक से सामने का मौसम खराब हो गया, जिससे कि प्लेन में बहुत तेज टर्बुलेंसेस आने लगी। लेकिन अब रिकॉर्ड के हिसाब से एयर ट्रैफिक को साल 1998 में ऐसा कोई भी तूफान नजर नहीं आया। और फिर रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई दिया कि पायलट पैसेंजर्स को सावधान रहने को कह रहा था, क्योंकि उनके प्लेन के सामने कुछ तो मिस्टीरियस आ गया। और यहीं पर रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, यानी कि उन्हें आगे की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए डेटा के रिकवर होने का इंतजार करना होगा। और इस थोड़ी बहुत ऑडियो से तो ये केस और ज्यादा उलझ गया, यानी कि उस रात प्लेन में जरूर कुछ बड़ा हुआ था। ऐना अब उन्हीं 5 पैसेंजर्स की लिस्ट पर ध्यान लगाती है, जिनमें कि एक मेंबर एक फिजिक्स टीचर थी, दूसरा आदमी एक बहुत पुराने ट्राइब का चीफ है, तीसरा आदमी एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट था, वहीं चौथा आदमी एक एक्स मिलिट्री सोल्जर रहा है, और आखिर में 5वां पैसेंजर लिवाई नाम का एक फिजिसिस्ट निकला, जो कि अल्टरनेट डायमेंशंस और स्पेस टाइम पर रिसर्च किया करता है। लेकिन अभी तो उसे उसकी हिप्नोटिक एबिलिटीज के चलते एक फैसिलिटी में डॉक्टर की निगरानी में बंद किया गया है। अब जेसन ने रिवील किया कि 5 पैसेंजर्स अजीब कारणों से प्लेन में चढ़े तो थे, मगर प्लेन के मिसिंग होने के बाद वे 5 पैसेंजर्स गार्ड्स को एयरपोर्ट पर ही बेहोश मिले। वही उन 5 को भी याद नहीं था कि वे प्लेन में चढ़ने के बावजूद वापस एयरपोर्ट पर कैसे आ गए। सो उन्हें पहले 5वें पैसेंजर लिवाई से ही बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक है और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करता है। ऐना और जेसन अब उसी फैसिलिटी में गए जहाँ की डॉक्टर्स उन्हें सावधान करते हैं कि पता नहीं कैसे मगर लिवाई लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिस कारण उसके हिप्नोटिज्म में आकर 8 लोगों ने अपनी ही जान ले ली। सो वे लिवाई से ध्यान से मिले। वहीं दूसरी ओर लिवाई, जैसे कि डॉक्टर्स यहीं ला रहे थे, अब वो होश में आ जाता है। उसने तभी डॉक्टर्स को हिप्नोटाइज कर लिया, जिसके बाद वो खुद ही गेट पर आकर ऐना को अपने साथ चलने को कहता है। उसे अजीब कारणों से पहले से पता था कि ऐना ही फ्लाइट नंबर 218 को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वो अब ऐना को भी हिप्नोटाइज कर अपने साथ लेकर निकल गया। वही ऐना को तो कुछ नहीं पता कि वो कर क्या रही है, और लिवाई अब उसे एक एम्बुलेंस में बैठाकर एक स्पेशल लोकेशन पर ले जाने लगता है, मानो उसे पहले से सब पता हो कि आगे क्या क्या होने वाला है और उस फ्लाइट में साल 1998 में हुआ क्या था। रास्ते में लिवाई एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक एक दूसरे आदमी को हिप्नोटाइज कर उसकी गाड़ी ले लेता है, ताकि हॉस्पिटल की गार्ड्स उन्हें ट्रेस न कर सके कि वे किस लोकेशन पर जा रहे हैं। लिवाई अब ऐना को अपने साथ काफी दूर ड्राइविंग के बाद एक अबेंडन हो चुके मिलिट्री बेस पर ले गया। वहीं दूसरी ओर जेसन, जो कि डॉक्टर के रूम में लिवाई के आने का वेट कर रहा था, अब उसे शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐना, जो कि काफी देर पहले वॉशरूम के लिए निकली थी, वो भी वापस नहीं लौटी, और जेसन अब डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल में दोनों को ढूंढने लगते हैं। जेसन अब जल्द ही डॉक्टर और गार्ड्स को लेकर उसी लोकेशन पर जाता है जिस पर कि लिवाई ऐना को ले गया। हालांकि लिवाई ने वहां जाते हुए गाड़ी भी चेंज कर ली, लेकिन फिर भी जेसन को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कैसे चला, ये बहुत बड़ा राज है जो कि आगे रिवील होगा। तो वहीं लिवाई ऐना के साथ बेस के अंदर जाकर एक स्टोर किए गए बॉक्स को खोलता है। इसमें एक हाईली एडवांस्ड जैकेट रखी हुई थी, और वो उसे खुद पहनकर उसे एक्टिवेट करने लगा कि अब तक यहाँ पर डॉक्टर्स और उसके गार्ड आकर उसे पकड़ने आ गए। लेकिन डॉक्टर के पहले ऊपर जाने से लिवाई अब उसे भी हिप्नोटाइज कर खुद को नीचे कूदने को कहता है, जबकि नीचे से जेसन चिल्लाए जा रहा था कि लिवाई को अभी
अभी रुकना होगा। लेकिन लिवाई के अनुसार वो कुछ भी हो जाए एना के साथ इस दुनिया से निकल जाएगा। यानी कि लिवाई जेसन को पहले से जानता है और तभी वो एना को पकड़कर सीधा नीचे कूद गया। लेकिन अब जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी जैकेट ढंग से एक्टिवेट नहीं हुई और सेफ्टी वायर्स के बंधे होने से एना बच गई और लिवाई बेहोश हो गया। अब जल्दी एम्बुलेंसेस के आने पर एना को होश आता है। उसे पता चला कि लिवाई उसे यहाँ उठा लाया था, जबकि उसका दोस्त प्रोफेसर विकी लिवाई के उस सूट को अपने पास रख लेता है ताकि देख सके कि इसमें था क्या, और लिवाई से पहनकर नीचे कूदकर क्या करना चाहता था। वहीं अब ठीक होने पर एना बाकी के बचे हुए चारों पैसेंजर्स को मिलने बुलाती है, लेकिन उससे मिलने सिर्फ 3 ही मेंबर्स आए क्योंकि एक मेंबर वो ट्राइबल चीफ उस फ्लाइट हादसे के बाद से ही हॉस्पिटलाइज्ड है। वो पिछले 27 सालों से हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स कभी नहीं जान पाए कि वो कोमा में कैसे चला गया। सो अब बचे हुए 3 पैसेंजर्स एना को वही सब बताते हैं कैसे वे साल 1998 में उस फ्लाइट नंबर 218 में चढ़े तो थे, लेकिन वे टेक ऑफ करते ही सो गए और जब उनकी आंखें खुली तो वे फिर से एयरपोर्ट पर थे और खबर आई कि फ्लाइट नंबर 218 मिसिंग हो चुकी है। तो अब उनमें से किसी को नहीं पता कि वे उड़ती फ्लाइट से वापस एयरपोर्ट पर कैसे आ गए। दूसरी ओर लैब में विकी लिवाई की जैकेट को एनालाइज करते हुए ये देखकर हैरान रह गया कि इस जैकेट में बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। ऐसी टेक्नोलॉजी उसने आज से पहले कभी नहीं देखी। सिर्फ इतनी छोटी सी चिप्स में अनगिनत पावर प्लांट्स जितनी एनर्जी। अब विकी के अनुसार ये टेक्नोलॉजी कैसे भी करके इस दुनिया की नहीं हो सकती। वही सैम जो कि प्लेन की रिकॉर्डिंग को रिकवर कर रहा था, उसे अगली लाइन सुनाई दी और वो घबराकर एना को जेसन से सावधान रहने को कहता है क्योंकि उसके अनुसार उसने फ्लाइट की रिकॉर्डिंग में जेसन की आवाज सुनी। यानी कि जेसन भी साल 1998 में उसी फ्लाइट नंबर 218 में मौजूद था, जो कि अब उनके पास आकर इसी केस को सोल्व करने को कह रहा है। एना ये सब सोच ही रही थी कि जेसन फिर उस फ्लाइट से बच कैसे गया कि अब पूरी ही लैब में एक तेज वाइब्रेशन होने लगी जिससे कि एक एक कर सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। इंसानी शरीर ऐसी आवाजों को सहन नहीं कर सकते। तभी तड़पते हुए एना को जेसन अपनी ओर आते हुए नजर आया और सरप्राइजिंगली उस पर इन आवाजों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कुछ देर बाद वो वाइब्रेशंस बंद हो गई और जो लोग नीचे गिर गए थे वे ऊपर उठकर खुद को संभालने लगते हैं। वहीं एना को ये तो कंफर्म हो गया कि जेसन उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है। पहले उसकी आवाज का फ्लाइट नंबर 218 में मौजूद होना और फिर उस पर उन वाइब्रेशंस का कोई असर न होना। हालांकि अब जेसन ने रिवील किया कि ये वाइब्रेशंस उसी लिवाई के सूट से निकल रही थी। दरअसल विकी जब उस जैकेट पर रिसर्च कर रहा था तो उसने गलती से उस जैकेट को एक्टिवेट कर दिया जिससे कि वे वाइब्रेशंस निकली और उसी से सब नीचे गिरने लगे। लेकिन तभी जेसन ने सही वक्त पर आकर उस जैकेट को फिर से बंद किया, यानी कि उसी ने बाकी सबको बचाया है, वरना और कुछ देर में उस वाइब्रेशन से उनके ब्रेन्स फट जाते। अब उसकी आवाज प्लेन में होने के बारे में जेसन उन्हें शुरू से बताने लगता है कैसे उस फ्लाइट नंबर 218 में वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ट्रेवल करने वाला था, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर उसे एक मीटिंग में शामिल होने के लिए वो फ्लाइट छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उस फ्लाइट में उसकी पत्नी और उसका बेटा ही गए। वो इसका सबूत देने के लिए उस मीटिंग में शामिल 50 लोगों की गवाही भी दिखाता है कि वो तो कभी उस फ्लाइट में बोर्ड किया ही नहीं था। और अब उसे भी ये जानकर हैरानी हो रही है कि अगर वो उस फ्लाइट में था ही नहीं तो फ्लाइट की मिसिंग होने से पहले उसकी आवाज प्लेन में कैसे पहुंची। जेसन अब पास्ट के बारे में आगे बताता है कि इसलिए वो पिछले 27 सालों से इसी फ्लाइट की मिस्ट्री को सुलझाना चाहता था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स अभी तक जिंदा होंगे और वो अपनी पत्नी और बेटे से फिर से मिल पाएगा। लेकिन जब 27 साल की तलाश के बाद भी उसे कोई सबूत नहीं मिला कि वे लोग कहाँ गए तो उसकी उम्मीद टूटने लगी। लेकिन जब उसे अचानक से पता चला कि वो प्लेन सरकार को मिल गया है लेकिन अब उसमें कोई पैसेंजर नहीं, तो उसकी उम्मीदें फिर से जागी कि फिर तो वे पैसेंजर्स भी कहीं न कहीं सेफ ही होंगे। और उसने एना की एबिलिटीज को देखते हुए उसे हायर कर लिया ताकि वो इस फ्लाइट की मिस्ट्री को सुलझाकर उसकी पत्नी और बेटे को ढूंढने में मदद करे। अब एना और उसके दोनों साथी समझ जाते हैं कि जेसन झूठ नहीं बोल रहा। इस फ्लाइट की मिस्ट्री जेसन के लिए भी बहुत पर्सनल है। वो खुद भी अपनी पत्नी और बेटे के लिए इससे जुड़ा था, सेम जैसे कि एना अपनी माँ के जरिए इस केस से जुड़ी है। और उनका कॉमन लिंक अभी के लिए तो वो हाईटेक जैकेट ही थी जो कि उन्हें लिवाई से मिली। वहीं लिवाई अभी तक बेहोश है, सो वे उससे भी कुछ नहीं पूछ सकते कि ये जैकेट काम कैसे करती है और इसमें ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। तो प्रोफेसर विकी अब यहाँ से जैकेट की टेक्नोलॉजी पर अपनी ओर से रिसर्च करने लगता है। तब तक एना उस लोकेशन को निकाल लेती है जिसके ऊपर से फ्लाई करते हुए वो फ्लाइट नंबर 218 अचानक से रेडार से गायब हो गई थी।
अब विकी उस लोकेशन के लिए अपने एक सीनियर प्रोफेसर जोनाथन को भी मदद के लिए बुला लेता है और वे प्रोफेसर जोनाथन के साथ अब उसी लोकेशन की ओर निकल पड़े। उनकी रास्ते में जंगल में गाड़ी खराब भी हो गई, तो जेसन ने उनके लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और वे देखते हैं कि इस लोकेशन पर तो एक गहरी खाई बनी हुई थी। यहाँ प्रोफेसर जोनाथन अब ऊपर रहकर विकी और सैम को नीचे जांच करने भेजता है। दोनों ने नीचे जाकर देखा कि यहाँ तो वैसे तो कुछ खास नहीं था, जिसे कि ऊपर उड़ रही फ्लाइट्स पर असर पड़े, लेकिन यहाँ इस खाई में एंशिएंट टाइम की क्रेविंग्स बनी हुई थी, जो कि हजारों साल पहले एंशिएंट इंसानों ने बनाई होगी। सो विकी अब अपने इंस्ट्रूमेंट से इस खाई का डेटा लेने लगता है कि कहीं इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर तो कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। वैसे भी फ्लाइट 218 की मिसिंग होने के बाद से ही सरकार ने प्लेन्स को इस दिशा में उड़ने से बैन कर दिया। तो उसके बाद तो कोई फ्लाइट यहाँ से उड़ी भी नहीं है। नीचे दोनों ने नोटिस भी किया कि यहाँ कई बार ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लेयर गुजरती रहती हैं, लेकिन ऐसा होना नॉर्मल नहीं। वही एना लिवाई पर रिसर्च कर रही थी और उसे पता चला कि कैसे लिवाई पिछले कई सालों से अल्टरनेट डायमेंशंस खोजने पर रिसर्च कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि मल्टीवर्स रियल में एग्जिस्ट करता है। फिर क्या उसने वो जैकेट किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए बनाई होगी? एना यही खोज करने लगती है। उसे इसी बीच लिवाई के रिसर्च पेपर से एक प्रोजेक्ट प्रोमीथियस का नाम भी मिला और ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो पिछले 27 सालों से, यानी कि उस फ्लाइट के मिसिंग होने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस पर काम कर रहा था, जब तक कि उसे उन 8 लोगों की मौत के बाद पकड़ नहीं लिया गया। यहाँ अब इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस का नाम सुनकर जेसन भी हैरान रह गया और वो एना को इस नाम का पूरा इतिहास रिवील करता है। कैसे जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब सोवियत यूनियन ने यूनिवर्स को और ज्यादा समझने के लिए स्पेस और टाइम पर रिसर्च के लिए इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस को शुरू किया था। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद लिवाई ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने लगा। अब एना सजेस्ट करती है कि फिर तो यही प्रोजेक्ट प्रोमीथियस ही उस फ्लाइट के मिसिंग होने से रिलेटेड होगा। जरूर से स्पेस टाइम पर किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो फ्लाइट या तो टाइम ट्रेवल कर गई या फिर मल्टीवर्स में किसी और पैरेलल यूनिवर्स में चली गई होगी। अब एना को खबर मिलते ही कि लिवाई को होश आ गया। वो जल्दी से उसके पास पहुंचती है ताकि उसे पूछ सके कि प्रोजेक्ट प्रोमीथियस क्या था। हालांकि अब लिवाई की हालत कुछ खास नहीं थी, फिर भी वो एना को बताने की कोशिश करता है कि असल में ये प्रोजेक्ट प्रोमीथियस कभी उसका था ही नहीं, और जो उसने आगे रिवील किया उससे तो एना के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। लिवाई के अनुसार उसे कुछ टाइम पहले उसी का एक और वर्जन आकर मिला था, यानी कि एक और लिवाई, जो कि उनके इस यूनिवर्स से नहीं बल्कि एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से आया था। और उसने बताया कि उसके पैरेलल यूनिवर्स की पृथ्वी हमारी इस पृथ्वी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। वो यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत ज्यादा उन्नत है, इसलिए उन्होंने अपने यूनिवर्स में ऐसी मशीन बना डाली जिससे कि वे पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते थे। और लिवाई के ही अल्टरनेट वर्जन ने वो जैकेट उसी को देकर कहा कि वो इस जैकेट की मदद से मल्टीवर्स में जा पाएगा। उसी ने उसे एना को वहां लाने को कहा था, मानो कि उसे भविष्य का पहले से पता हो। इसलिए ही कुछ दिन पहले लिवाई एना को अपने साथ वो जैकेट पहनाकर नीचे कूद गया, जैसा कि उसे उसके दूसरे वर्जन ने करने को कहा था। मगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से जब वो जैकेट काम नहीं करी और दोनों इसी यूनिवर्स में रह गए। वहीं वो फ्लाइट 218 जिस जगह से गायब हुई उसके ठीक नीचे सोवियत टाइम की एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी बनी हुई है, और उसी में किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से 27 साल पहले वो हादसा हुआ। लेकिन इसके पीछे कौन है ये सब लिवाई को भी नहीं पता, क्योंकि उसे बस उसके दूसरे वर्जन ने इतना ही बताया था। यानी कि लिवाई तो सिर्फ इस बड़े खेल का एक छोटा सा मोहरा भर है और उस हादसे के पीछे की मिस्ट्री बहुत बड़ी होगी। अब एना को वापिस आकर जेसन से पता चलता है कि जिस जगह के बारे में लिवाई ने उसे बताया था, अब उसे एक प्राइवेट कंपनी ने 30 साल पहले से ही एक्वायर कर लिया था। वो एक प्राइवेट परफ्यूम कंपनी है, सो उन्हें उस सोवियत टाइम की फैसिलिटी को ढूंढने के लिए उनसे परमिशन लेनी होगी, क्योंकि उनके सारे सवालों के जवाब उसी फैसिलिटी में बंद हैं। वहीं अब तक विकी और जोनाथन दोनों रिसर्चर्स ने उस लिवाई वाली जैकेट को समझने में एक सफलता हासिल कर ली। वे दोनों इस जैकेट में मौजूद इतनी सारी एनर्जी को कुछ हद तक इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए, और उन्हें पता चला कि इस जैकेट में नेगेटिव एनर्जी होने से ये स्पेस टाइम के बीच पोर्टल खोल सकती है। हालांकि अभी उनके यूनिवर्स में इतने अच्छे इक्विपमेंट मौजूद न होने से वे इस जैकेट की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो उन्हें इसे एक बॉक्स से कनेक्ट करना पड़ा ताकि वे काफी छोटे लेवल पर इसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। अब उन्होंने बॉक्स में एक चाबी को रखकर इसकी एनर्जी शुरू की और वो चाबी सरप्राइजिंगली बॉक्स से गायब हो जाती है। यानी कि जिस यूनिवर्स में ये जैकेट बनी थी वो चाबी भी उसी यूनिवर्स में चली गई। अब दोनों खुश थे कि उन्हें छोटी ही सही मगर कुछ तो सफलता हाथ लगी। जल्द ही वे ये भी
भी समझ गए कि वे बॉक्स में मौजूद दो चीजों में से किसी एक को चुनकर पैरेलल यूनिवर्स में भेज सकते हैं। और उन्हें समझ आ गया कि इसलिए ही वो प्लेन उन्हें खाली मिला था, क्योंकि तब किसी ने इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से प्रोग्राम किया कि एक बार पोर्टल खुलने के बाद सिर्फ जीवित प्राणी ही टेलीपोर्ट हो जाएंगे और निर्जीव वस्तुएं यहीं रह जाएंगी। अब सबको उम्मीद मिली कि फिर तो फ्लाइट नंबर 218 के सभी पैसेंजर्स अभी तक जीवित होंगे और वे किसी पैरेलल यूनिवर्स में चले गए। लेकिन सवाल अब भी वही था कि फ्लाइट तो 27 साल पहले मिसिंग हुई थी, तो वो अब वापस क्यों आ गई, और वो भी बिना पैसेंजर्स के। और प्लेन की हालत के हिसाब से वो बिल्कुल नए जैसा है, जैसे कि उसके लिए तो कोई समय ही नहीं बीता। यानी कि यहाँ टाइम ट्रेवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। दोनों ने अपनी ये थ्योरी एना के सामने प्रूव भी कर दी जब उन्होंने बॉक्स में एक चूहा और उसके साथ एक निर्जीव वस्तु, एक फोन रख दिया। और अब उनके मशीन के शुरू करने पर सिर्फ वो चूहा ही दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया, वो साथ वाला मोबाइल नहीं। वहीं अब तक जेसन ने भी अच्छी खबर दी कि कैसे उसने ऑर्डर्स ले लिए हैं और वे उसी लोकेशन पर मौजूद उस परफ्यूम कंपनी की तलाशी ले सकेंगे जहां की लिवाई के अनुसार वो सोवियत टाइम की पुरानी फैसिलिटी है। अब जेसन और एना जल्दी से देखने जाते हैं, जबकि बाहर से पूरी कंपनी में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन एना को अंदर ही अंदर शक होता है कि कैसे यहाँ के एम्प्लॉइज जानबूझकर उनसे कुछ न कुछ तो जरूर से छिपा रहे हैं। और ऐसा था भी। जब वे बेसमेंट में 3 फ्लोर नीचे पहुंच गए तो यहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया था जिसमें कि किसी का भी जाना मना है। और अब कंपनी का मैनेजर जेसन और एना को भी वहाँ नहीं जाने देता, ये कहकर कि वहाँ कंपनी की एक सीक्रेट रेसिपी है और कानून के अनुसार वो दोनों को वहाँ नहीं ले जा सकता। दरअसल इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के ही अंदर एक बहुत बड़ी लैब बनी हुई है जिसमें कि बहुत से वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। यानी कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। इस कंपनी की आड़ में यहाँ का ओनर इस सोवियत टाइम की लैब में स्पेस टाइम पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और वो भी अभी से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से। यानी कि स्पेस टाइम पर रिसर्च सोवियत यूनियन के टूटने के बावजूद कभी रुकी ही नहीं। एना और जेसन जिन्हें की वो लैब दिखाई नहीं दी, उन्हें भी शक हो गया कि ये पूरी ही कंपनी उस लैब को छिपाने के लिए कवर के रूप में बनाई गई है। उनकी रिसर्च के हिसाब से इस कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते भी नहीं, तो कोई कंपनी भला नुकसान में रहने के बावजूद पिछले 30 सालों से कैसे कंटिन्यूअसली चलती रह सकती है। लेकिन एना अब इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा पाती कि उसके पहले ही उसे खबर मिली कि जिस हॉस्पिटल में उसकी माँ बंद थी उसमें अचानक से आग लग गई है। एना अब जल्दी से सब कुछ छोड़कर एक फ्लाइट लेकर अपनी माँ से मिलने पहुंची। फॉर्चुनेटली उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, वे सेफ थी। लेकिन एना को समझ आ गया कि ये आग नॉर्मल नहीं हो सकती, और उसका शक सही भी निकला जब उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कुछ मास्क वाले लोगों ने जानबूझकर उसकी माँ वाले हॉस्पिटल में आग लगा दी थी ताकि एना को अपनी इन्वेस्टिगेशन बीच में ही बंद कर यहाँ ना पड़े। यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो कि इस पूरे केस को दबाना चाहता है, और ये सब कोई और नहीं बल्कि उसी परफ्यूम कंपनी का मालिक केन करवा रहा था। केन ने ही जानबूझकर उस लोकेशन को खरीदकर उस पर अपनी परफ्यूम कंपनी शुरू की ताकि वो उसके अंदर मौजूद उस सोवियत फैसिलिटी में स्पेस टाइम पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहे। लेकिन उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि कैसे एना ने उस फ्लाइट की मिस्ट्री से जांच शुरू करते हुए वो उसकी कंपनी तक पहुंच गई, और शायद से उसे अब तक उस फैसिलिटी का भी पता लग गया होगा। सो केन नहीं चाहता कि एना और आगे जांच बढ़ाए। वो अपना एक बहुत बड़ा राज इस दुनिया से छिपाना चाहता है, एक ऐसा राज जो कि सब कुछ बदल के रख देगा। तो वही एना अब गुस्से में वापस आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू करती है। वो अब रुक नहीं सकती जब तक कि वो इस केस की तह तक ना पहुंच जाए। और उसने इस बार फैसला किया कि उन्हें चुपके से बिना किसी को खबर हुए उस परफ्यूम कंपनी के अंदर घुसना होगा, वरना तो पिछली बार की तरह लीगली जाने पर वो कंपनी सतर्क हो जाएगी। अब एना और सैम अपने प्लान के मुताबिक वर्कर्स होने का नाटक कर उस कंपनी की बस में चढ़ गए, जहाँ की आखिर में एना ने जानबूझकर बस के पीछे वाले हिस्से में आग भी लगा दी ताकि सारे गार्ड्स उसे बुझाने जाए और वे दोनों कंपनी के अंदर घुस सकें। उनका प्लान सही से काम भी करता है, और एना अब सैम को अपने साथ बेसमेंट में नीचे ले जाने लगती है, जहाँ की 3-4 फ्लोर नीचे जाने पर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया था। सो दोनों अब ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग होकर ज्यादा एरिया कवर करने लगते हैं, और फाइनली एना को बहुत ज्यादा नीचे आकर वो सोवियत टाइम की सीक्रेट फैसिलिटी मिल ही गई। इतना ही नहीं, वो तो पूरी तरह से वर्किंग निकली, जहाँ की बहुत सारे वैज्ञानिक एक जायंट मशीन से वहाँ लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एना अब सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है कि तभी उसे गार्ड ने नोटिस कर लिया और वे उसे बंधक बना लेते हैं, क्योंकि वो उनका राज जान चुकी थी। वहीं पीछे से सैम ने सब कुछ देख लिया और वो भागकर जेसन के पास जाता है। यहाँ उन सब को पता था कि वे वारंट के आने तक इंतजार नहीं कर सकते।
तो जेसन अब अपने कुछ साथियों के साथ गन लेकर उसी कंपनी में घुसता है जहाँ की गार्ड्स ने एना को पकड़ रखा था। कि इसी बीच अब कंपनी का मैनेजर आकर सबको शांत करता है और वो एना, सैम और जेसन तीनों से अकेले में मिलता है। यहाँ उसने उन तीनों को धमकी दी कि चूंकि एना उनकी कंपनी में चोरी से घुसी थी तो कानूनन वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और एना के सबूतों को वे फेक बता देंगे या फिर ये कह देंगे कि ये मशीन उनकी परफ्यूम बनाती है। तो वो उन्हें एक डील ऑफर करता है कि वो उन तीनों को अभी यहाँ से जाने देगा, मगर इसके बदले में उन सभी को उनकी इस कंपनी की उस सीक्रेट फैसिलिटी के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना है। अब यहाँ पर जेसन के कनेक्शंस तक काम नहीं आते और उन्हें सारे सबूत डिलीट करके वापस आना पड़ता है। हालांकि अब लैब में वापस आकर विकी ने उन्हें एक अच्छी खबर दी कि अब तक वे इस जैकेट की एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन सैम ने नोटिस किया कि जैसे ही उन्होंने एनर्जी बढ़ाई तो किसी वजह से उनकी लैब के पीछे वाली पूरी दीवार ही एक फ्लेयर के हिट होने से किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई। विकी और जोनाथन भी समझ जाते हैं कि इस जैकेट की एनर्जी बहुत खतरनाक है और अगर इस एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसे एक स्पेशल स्पेस टाइम रिफ्ट पैदा होती है जो कि एक फ्लेयर के रूप में निकलते हुए जिससे भी टकराए वो दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। यानी कि वो फ्लाइट 218 भी शायद से ऐसे ही किसी रिफ्ट में आ गई होगी। वहीं अब तो उन्हें उस सीक्रेट फैसिलिटी का भी पता था जो कि ठीक उसी प्लेन वाली साइट के नीचे मौजूद है। यानी कि वहाँ भी ऐसे ही किसी मल्टीवर्सल एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत बड़ी रिफ्ट निकली होगी। वे समझ गए कि ये जैकेट तो इस एनर्जी का बहुत छोटा सोर्स है। एक पूरी फ्लाइट पर इफेक्ट डालने के लिए उस सीक्रेट लैब में इस जैकेट से कहीं गुना ज्यादा बड़ी मल्टीवर्सल टेक्नोलॉजी होगी। तभी उन्हें एक और खबर मिली कि इस बार फिर से एक फ्लेयर के हिट होने से एक पूरी बिल्डिंग ही आधी कटते हुए कहीं मिसिंग हो चुकी है। अब एना को याद आया कि वे जब उस फैसिलिटी में घुसे थे तब वैज्ञानिक लगातार कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। यानी कि इस बिल्डिंग के साथ भी वही हुआ होगा जो कि 27 साल पहले फ्लाइट नंबर 218 के साथ हुआ था। इन दोनों के पीछे वही सीक्रेट फैसिलिटी वाली लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब जेसन, एना और बाकी साथियों को एक ऑफिसर से पता चलता है कैसे कल अचानक से इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा ही कहीं गायब हो गया। उसके अंदर 75 लोग मौजूद थे और वे भी मिसिंग है। यहाँ पुलिस को कुछ नहीं पता कि इस बिल्डिंग के साथ क्या हुआ, अचानक से ये कहाँ गायब हो गई और इसके अंदर मौजूद 75 लोग कहाँ गए। पुलिस के अनुसार जब ये घटना घटी तब सिर्फ एक ही औरत जाग रही थी और सब कुछ उसी की आंखों के सामने हुआ। तो जेसन और उसकी टीम अब उसी औरत से मिलने पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि कैसे इस औरत का एक हाथ ही उस हादसे में गायब हो गया। अब ये कैसे हुआ, वो औरत सब कुछ शुरू से बताने लगती है। कैसे अचानक से कल के दिन सारे ही पशु पक्षी वहाँ से दूर भागने लगे और तभी अचानक से उसके सिर में दर्द भी होने लगा, मानो उनके आसपास की रियलिटी ग्लिच कर रही हो। और तभी एक व्हाइट लाइट की फ्लेयर उनकी बिल्डिंग को आधे से काटते हुए ऊपर निकल गई और इसी दौरान जब वो अपना फोन उठा रही थी तो उसका हाथ उस फ्लेयर की लाइन में आ गया और बाकी की बिल्डिंग के साथ साथ उसने पाया कि अब उसका हाथ भी मिसिंग है। यानी कि अगर उसके हाथ के बजाय वो आधी उस लाइट में होती तो वो मर भी सकती थी। यहाँ एना और उसकी टीम को हालांकि अंदर ही अंदर सब पता था कैसे उस फैसिलिटी में एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे कि वहीं स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने वाली फ्लेयर निकली होगी और वो फ्लेयर इस बार इस बिल्डिंग से टकरा गई। पहले फ्लाइट का मिसिंग होना और अब उसका एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से टकरा जाना। यानी कि उस फैसिलिटी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वे ऐसा करके क्या अचीव करना चाहते हैं, उस कंपनी के मालिक केन का इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे का मकसद क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। हालांकि एना को ये तो कंफर्म था कि फिर तो ये बिल्डिंग और इसके अंदर मौजूद 75 लोग भी उसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए होंगे। दूसरी ओर वहीं कंपनी का मालिक जेक अपनी असिस्टेंट से पता करता है कि कैसे उनका कल वाला एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। वे हर बार मल्टीवर्स में पोर्टल खोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हर बार वो पोर्टल अनस्टेबल होकर उनके काबू के बाहर हो जाता है। कल भी इसी वजह से एक पूरी बिल्डिंग ही मिसिंग हो गई। तो अभी के लिए वे सारे सबूत मिटा रहे हैं ताकि सरकार को पता ना चले कि उस बिल्डिंग के मिसिंग होने के पीछे उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स थे। वैसे भी जेक के पास बहुत सारे पैसे और पावर है, इसी कारण वो अपने सारे सबूत मिटाता रहता है। हालांकि जेक आज बहुत गुस्से में था क्योंकि इतने ज्यादा संसाधन और पैसे खर्च करने के बावजूद वे ऐसे इक्विपमेंट क्यों नहीं बना पा रहे जो कि उस पैरेलल अर्थ वाली टेक्नोलॉजी की एनर्जी सह सके और वे मल्टीवर्स में जाने का एक स्टेबल पोर्टल बना सके। जेक को ये भी पता चल गया कि
सिवाय कि वो जैकेट अभी एना के एक साथी विकी की लैब में मौजूद है। सो जेक ने फैसला किया कि वो उनकी लैब से उस जैकेट को भी चुरा लेगा ताकि वे उसकी फ्यूजन से कुछ नया कर पाएं और उनका प्लान कामयाब हो सके। वहीं विकी की लैब में भी उन्हें अपने रिजल्ट्स बदलते हुए नजर आते हैं। जहां वे पहले आसानी से चीजों को दूसरे डायमेंशंस में भेज पा रहे थे, लेकिन अब उनकी मशीन ग्लिच करने लगती है। उन्होंने नोटिस भी किया कि एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद वो दूसरे डायमेंशन में नहीं गया। उल्टा जब सैम उसे टेस्टिंग के बाद देख ही रहा था तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये चूहा दूसरे यूनिवर्स में जाने के बजाय इस बार इसकी उम्र कम हो गई, यानी कि वे अब तक स्पेस टाइम को ढंग से नहीं समझ पाए। यहाँ सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में इस चूहे के लिए 10 दिन बीत गए, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का स्पेस टाइम पर इफेक्ट पड़ने से टेस्ट सब्जेक्ट टाइम में आगे या पीछे भी जा सकता है। विकी अब जल्दी से सब कुछ एना को फोन पर बताता है। इसलिए ही शायद से जे की कंपनी लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रही थी, क्योंकि वे कोई स्टेबल पोर्टल नहीं बना पा रहे। और इसका कारण है कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्स से नहीं है, तो इस पैरेलल यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी को उनमें से कोई नहीं समझ सकता। पहले विकी ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तब इसके अंदर की चीजें पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो रही थी, लेकिन इस बार टाइम ट्रेवल कर गई। यहाँ विकी और सैम अब सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से बाहर कुछ लोग आकर लैब के गार्ड्स पर फायरिंग कर देते हैं। अंदर विकी और सैम बाहर से गोलियों की आवाज को सुनकर सब समझ गए कि शायद से ये लोग उसी कंपनी के ओनर जेक के आदमी होंगे जो कि उनसे ये जैकेट छीनने आया है। सो वे जल्दी से सब कुछ पैक कर पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जब वे कार लेकर भाग ही रहे थे कि यहाँ भी बहुत सी गाड़ियाँ उनका पीछा कर उन्हें घेर ही लेती हैं और एक आदमी उनसे ब्रीफकेस छीन उसे खोलता है। सरप्राइजिंगली इसके अंदर कुछ नहीं था, यानी कि विकी और सैम ने उन्हें चकमा दे दिया और वे दोनों इन सब को अपने पीछे लगाकर उन्होंने मेन जैकेट प्रोफेसर जोनाथन को दे दी, जो कि अब तक उसे एक सेफ लोकेशन पर ले जा चुके होंगे। अब यहाँ पर मेन ओनर जेक ही आ जाता है। वो विकी को ऑफर करता है कि वे उसे जैकेट सौंपकर उनके लिए काम करें। उसने अभी अपने और अपने एक्सपेरिमेंट्स की सच्चाई किसी को नहीं बताई। वहीं जेसन जब तक लैब में पहुँच पाता तो अब तक यहाँ पर कुछ नहीं था। उन्हें पता चला कि मशीन को छुपाने के बावजूद जेक के लोग विकी और सैम दोनों को उठा ले गए। तभी जेक एना के पास फोन करके उसे अकेले में मिलने बुलाता है, वरना तो वो विकी और सैम को जान से मार देगा। वहीं एना इसके बारे में जेसन को न बताए। अब एना को शक था कि ये एक ट्रैप हो सकता है, मगर वो अपने दोस्तों विकी और सैम की भलाई के लिए अब बिना जेसन को कुछ भी बताए अकेले ही जेक से मिलने जाने का फैसला करती है। अब जेक उसे अच्छे से रिसीव कर सारी सच्चाई बताने लगता है, कैसे एना जो अब तक समझती आ रही है और जो कुछ भी उसे जेसन ने बताया है वो पूरी सच्चाई नहीं थी। अब जेक एना को सब रिवील करने के लिए खुद ही अपनी फैसिलिटी वाली सीक्रेट लैब में ले गया और यहाँ वो एना के सामने सबसे बड़ा राज खोलता है, जहाँ जेक के अनुसार वो खुद और एना का सीनियर जेसन वे दोनों ही इस यूनिवर्स से नहीं हैं। वे दोनों उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ इस यूनिवर्स में 30 साल पहले आए थे और फिर वे इसी यूनिवर्स में फंस गए और तभी से जेक इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ताकि वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस जाने का रास्ता खोल सके, क्योंकि एक बार इस यूनिवर्स में आने के बाद उनकी वो मशीन काम नहीं कर रही और एना के इस यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पीछे है कि यहाँ इस यूनिवर्स के इंस्ट्रूमेंट्स उनकी मशीन का लोड नहीं उठा सकते। अब एना को रियलाइज हुआ कि इसलिए जेसन पर उस दिन उस जैकेट वाली मशीन की वाइब्रेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो उसी जैकेट वाले यूनिवर्स से है। सिर्फ वहीं उस दिन जैकेट से इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन तब उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जेसन तो कभी इस यूनिवर्स से था ही नहीं। उसने सब कुछ पता होते हुए एना और उसकी टीम को काम पर लगाया, लेकिन ऐसा क्यों? वहीं जेक भी इस यूनिवर्स से नहीं है, सो वे कौन से यूनिवर्स से आए हैं और क्यों? कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं, जो कि आपको पता चलेगा इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ऐसे ही और भी सीरीज और इस सीरीज के आने वाले फाइनल पार्ट के लिए। थैंक यू।